जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो राष्ट्रपति वाले चैप्टर के अंतर्गत। साथियों, हम लोग संविधान की यात्रा सीरीज के तहत संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं टॉपिक के तहत हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर पर अध्ययन कर रहे हैं तथा उनके एक एक कंटेंट, एक एक बिंदु को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले के तहत आज हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर का जो 12वां एपिसोड है उसके तहत हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो पिछले वीडियो में कवर नहीं हो पाया है उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके समझते जाएंगे। तो आप लोग नोटबुक पेन अपने साथ रखिए और एक एक चीजों को नोट करते जाइए, जिससे कि जब इस संविधान की यात्रा सीरीज कंप्लीट होगी तो आपके पास एक बेहतर तरीके से नोट्स तैयार हुआ मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। राष्ट्रपति से संबंधित जो बातें हैं, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल तथा निर्वाचन की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझा है। तो निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद नंबर 54 में देखने को मिलता है और जो 55 है निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित बातें हमको देखने को मिला है पिछला वीडियो में, जिसको हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर संविधान की यात्रा सीरीज में देख लीजिए, जिसमें आप लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित सारे टॉपिक आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीडीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि आने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति वाले चैप्टर, पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 55 तक चर्चा किया है, तो आज हम अनुच्छेद 56 को देखेंगे। अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के कार्यकाल। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कितने समय तक के लिए राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं, क्या वो पद से पहले या उनके कार्यकाल समापन की तिथि से पहले अगर वो क्या हो जाता है, उनका पद रिक्त हो जाता है तो उस समय क्या प्रावधान रहता है, उससे संबंधित सारी चीजें हम अनुच्छेद 56 के तहत डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें लिखते जाइए आप लोग, साधारणतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए स्पष्ट रूप से उल्लेख है संविधान में कि साधारणतः राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। अगर और पद ग्रहण की तिथि से 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी इनका पद यदि रिक्त हो जाता है तो 6 माह पहले चुनाव करवाना आवश्यक है। क्या हुआ? अगर 5 साल से पहले क्या होता है, पद रिक्त होता है तो 6 माह पूर्व क्या कराना है? चुनाव करवाना चाहिए। 6 माह पूर्व चुनाव कराया जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण पद है, भारत का संवैधानिक पद होने के कारण अनुच्छेद नंबर 62 में भी लिखा हुआ है कि रिक्त पद की पूर्ति में कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है तो उनके जो कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने से पहले क्या किया जाता है? चुनाव करवाया जाता है। 6 माह पूर्व चुनाव कराया जाना चाहिए। ये तो था राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित बातें। अगला देखते हैं कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसमें लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति का पद समय से पहले रिक्त हो जाता है तो उसका प्रावधान या फिर राष्ट्रपति को समय से पहले हटाया जा सकता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है? ये मेरा आप लोगों से प्रश्न है। मेरा प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रपति को समय से पूर्व उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर आप लोग। देखिए मैं क्या कहा, राष्ट्रपति को समय से पहले उसके पद से हटाया जा सकता है, उसका प्रावधान भी किसमें है? अनुच्छेद नंबर 56 में। क्या किया जा सकता है? समय से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर किस में दिया है? अनुच्छेद नंबर 56 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति को समय से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। अब वो कैसे हटाते हैं, क्या हटाते हैं, वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन जब समय से पहले हटाया जा सकता है ऐसा चीज आप लोगों से प्रश्न पूछता है तो आपका आंसर रहना चाहिए अनुच्छेद नंबर 56। तो ये था कार्यकाल से संबंधित बातें। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 57।
अनुच्छेद नंबर 57 जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 57 क्या लिखा हुआ है? पुनः निर्वाचन। देखिए, पुनः निर्वाचन से तात्पर्य यह है कि भारत का नागरिक कितने बार भी क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब भारत का कोई भी नागरिक एक ही व्यक्ति यानी कि एक ही नागरिक कई बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। इसका मतलब यही है, पुनः निर्वाचन से तात्पर्य है कि एक ही नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक कई बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 57 में देखने को मिलता है। और स्टार लगा लीजिए, बहुत से एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो आपका आंसर आना चाहिए अनुच्छेद नंबर 57। तो ये क्लियर हो गया। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 58। अनुच्छेद 58 की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं, इस अनुच्छेद से भली भांति परिचित हैं कि राष्ट्रपति के योग्यता से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 58 में देखने को मिलता है। तो चलिए उसी को देखते हैं कि अनुच्छेद नंबर 58 किससे है? योग्यताएं किसकी योग्यताओं से संबंधित बात पढ़ रहे हैं हम लोग? चूंकि राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएं अनुच्छेद 58 में देखने को मिलता है। आप सभी भली भांति परिचित हैं। अब इसमें देखने को मिलता है पहला योग्यता, उसमें लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले मैं सभी योग्यताओं को लिख देता हूं, फिर आप लोगों को समझाऊंगा। दूसरी योग्यता लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तीसरी योग्यता है, क्या होना चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथा हमारा योग्यता है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और पांचवा योग्यता, पागल, दिवालिया, अपराधी नहीं होना चाहिए, पागल, दिवालिया, अपराधी नहीं होना चाहिए, पागल, दिवालिया, अपराधी नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं अनुच्छेद नंबर 58 में लिखा हुआ है योग्यताएं। अब राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उन सभी योग्यताओं को मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, आप लोग नोट कीजिएगा। अब देखिए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि लिखा हुआ है भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। देखो, एग्जामिनर आप लोगों को घुमाने के लिए या फिर कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दे सकता है, भारत में जन्मा व्यक्ति होना चाहिए, या फिर भारत में निवास करते हुए उसको 25 वर्ष होना चाहिए, या फिर भारतीय मूल का नागरिक होना चाहिए। आपको इन सभी बातों से क्या होना चाहिए? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट आपको एक याद रखना है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 5 साल पहले भी भारत में आया है और अगर उसने भारत की नागरिकता ग्रहण की है तो भी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा लिखा हुआ है न्यूनतम उम्र 35 वर्ष की आयु, कितना? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, यानी कि 35 वर्ष पूर्ण उसकी आयु होनी चाहिए। तीसरी योग्यता, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखिए, लाभ का पद क्या होता है, इससे संबंधित उल्लेख, देखो लाभ के पद के बारे में विस्तृत उल्लेख तो संविधान में भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लाभ के पद से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद नंबर 102 में देखने को मिलता है। अब देखो, लाभ का पद क्या होता है, इसका निर्धारण पहली बात तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इसमें यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 102 में कि राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मंत्री, संसद के सदस्य तथा विधानमंडल के सदस्य लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। तो आप लोग यहाँ नोट करके लिखिए, कौन कौन से राष्ट्रपति, राज्यपाल,
संसद, विधानमंडल प्लस मंत्री, इनका जितना भी पद होता है, इनका पद क्या पद नहीं होता, लाभ का पद नहीं माना जाता है। मतलब राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, संसद हो, विधानमंडल के सदस्य हो और मंत्री चाहे केंद्र शासन का मंत्री हो चाहे राज्य शासन का मंत्री हो, उनका भी पद क्या नहीं कहलाता, लाभ का पद नहीं कहलाता। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कार्यकाल या फिर योग्यता से संबंधित बातें आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। और अगली योग्यता है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वही व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में नामांकन फॉर्म भर सकता है या फिर राष्ट्रपति बन सकता है। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 59। अनुच्छेद नंबर 59 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 59, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 यानी कि 59 में क्या लिखा है, शर्तें। अब देखिए शर्तें क्या क्या है उसको देखते हैं। पहला शर्त ये लिखा हुआ है कि कोई भी नागरिक संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति नहीं बन सकता। क्या कहा मैंने, कोई भी नागरिक संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति नहीं बन सकता। पहला क्या है, कोई भी नागरिक, पहला लिख लीजिए, कोई भी नागरिक संसद यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों आता है, लोकसभा या राज्यसभा या फिर क्या विधानमंडल का सदस्य रहते हुए, कोई भी व्यक्ति या फिर नागरिक संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति नहीं बन सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये पहला शर्त है। और दूसरा शर्त है कि यदि कोई नागरिक संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति बन जाता है तो पद ग्रहण की तिथि से पहले उसका जो पद है या फिर सदस्यता स्वतः क्या मान लिया जाता है, स्वतः खारिज मान लिया जाता है या फिर स्वतः समाप्त मान लिया जाता है। दूसरा क्या है बताया मैंने, यदि संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति बनता है तो पद ग्रहण की तिथि से पूर्व संसद या विधानमंडल का पद ग्रहण की तिथि से पूर्व स्वतः किसका पद, संसद या फिर विधानमंडल का पद जो भी है वह स्वतः समाप्त मान लिया जाता है, स्वतः समाप्त मान लिया जाता है। ये दूसरी शर्त है। देखिए मैंने क्या कहा, कोई भी नागरिक संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति नहीं बन सकता, पहला शर्त है। दूसरा शर्त, यदि राष्ट्रपति बन भी जाता है तो संसद या फिर विधानमंडल की जो पद है वो राष्ट्रपति के पद ग्रहण की तिथि से पूर्व स्वतः समाप्त मान लिया जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा है कि प्रस्तावक तथा अनुमोदक, प्रस्तावक 50 तथा अनुमोदक 50 होना चाहिए, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए। चौथा क्या है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखो ये जितनी भी शर्तें हैं, इन शर्तों को अगर पालन करते हैं तो वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं। तो पहला शर्त क्या है, कोई भी नागरिक राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य रहते हुए क्या नहीं बन सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यदि वह बनता भी है तो क्या किया जाता है, पद ग्रहण की तिथि से पूर्व उसका पहले वाला जो पद है उस स्वतः क्या समाप्त मान लिया जाता है। तीसरा क्या है, प्रस्तावक 50 तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये तो था राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होती है। अगला लिखते हैं शपथ, राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद क्या लिखना है आप लोगों को, अनुच्छेद 60 लिख लीजिए।
अभी हमने क्या देखा, राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है उसको देखें। अगला अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद नंबर क्या है 60। अनुच्छेद नंबर में राष्ट्रपति का शपथ। पहली बात तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और शपथ किस चीज का लेता है, इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। लिख लीजिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सीजे यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और पहली बात तो शपथ किसका लेता है, शपथ किसका लेते हैं, शपथ किसका लेता है। अब देखिए, भारत का राष्ट्रपति 3 चीजों का शपथ लेता है। पहला कौन सा, संविधान के संरक्षण, संविधान के संरक्षण, दूसरा परिरक्षण, और तीसरा किस चीज का लेते हैं, प्रतिरक्षण। देखिए, शपथ में सिर्फ आप लोगों को 3 चीज याद रखना है कि वो किस चीज का शपथ लेता है। पहला संविधान के संरक्षण, दूसरा संविधान के परिरक्षण, तीसरा संविधान का प्रतिरक्षण। और कौन दिलाता है शपथ, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछता है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये तो था अनुच्छेद नंबर 60, जिसमें हमने देखा कि राष्ट्रपति का शपथ होता क्या है, किस चीज का शपथ लेता है और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अगला हम देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 61। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज को नोट करते जाइए। महाभियोग, ये इसमें ये लिखा है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। अब देखते हैं कि पहली बात तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। पद से हटाने की प्रक्रिया एक एक करके लिखे, पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाता है, महाभियोग कहलाता है। मैंने क्या कहा, अनुच्छेद नंबर 61 में अभी आप लोगों को बता रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। पहली बात, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, महाभियोग कहा जाता है। उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 में देखने को मिलता है। इससे पहले अनुच्छेद में बताया था कि अनुच्छेद नंबर 56 में उसको पद से समय से पहले पद से हटाया जा सकता है। ऐसा अगर पूछता है तो अनुच्छेद नंबर 56 को आंसर मारना है, और पद से हटाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान पूछता है तो आपको अनुच्छेद नंबर 61 को मारना है। तो देखिए, पहला क्या बताया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, पहला। अब देखो, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी कि चाहे लोकसभा में लाएं चाहे राज्यसभा में लाएं, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा हम देखते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया लाने के लिए संसद के सदस्यों का 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न आप लोगों को घुमाएगा कि संसद में उपस्थित सदस्यों का 1/4 सदस्य या फिर कुल सदस्यों का। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि संसद की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। लाने के लिए क्या चाहिए, लाने के लिए संसद की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए, सदस्यों का समर्थन चाहिए, समर्थन चाहिए। देखिए, मैंने क्या बोला, प्रस्ताव लाने के लिए संसद की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अब देखिए, अब महाभियोग की प्रक्रिया लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना चाहिए, पर 14 दिन पूर्व सूचना
देना चाहिए, 14 दिन पूर्व सूचना देना चाहिए। अब देखिए, लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए और महाभियोग प्रक्रिया लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना चाहिए। अब देखिए, अब महाभियोग की प्रक्रिया तो लाए हैं तो पारित होने के लिए क्या चाहिए? पारित होने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, प्रस्ताव लाने के लिए कितना? 1/4 सदस्यों का, सदन की कुल सदस्य संख्या का। दूसरी चीज मैंने क्या बोला, अगर कोई प्रस्ताव लाए हैं तो उसको सदन से पारित करना है तो उसके लिए क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ये तो था राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया लाने के लिए कितना चाहिए और पारित होने के लिए कितना चाहिए। अब ये हुआ। अब देखो क्या बोला, पारित करने के लिए कितना? 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। अगला देखते हैं कि जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। और इसके कारण पूछे कि जो महाभियोग की प्रक्रिया लाते हैं उसका कारण क्या है? कारण है संविधान का अतिक्रमण। क्या है? संविधान का अतिक्रमण, यानी कि संविधान का उल्लंघन या फिर संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। और आज अभी तक एक भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है। अभी तक कितने? एक भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है। और अगर आप लोगों से पूछे कि महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है तो महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये तो था महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित कुछ बातें। और कुछ बातें हैं जिसको आप लोग नोट कीजिएगा, जहां से प्रश्न बनता है कि महाभियोग की प्रक्रिया, क्या बोला मैंने? महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, पहला चीज। और महाभियोग की प्रक्रिया का कारण या फिर महाभियोग लाने का कारण क्या है? संविधान का अतिक्रमण या फिर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उस सिचुएशन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। आज तक एक भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है ये चीज। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। उसके बाद यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है तो उस समय या फिर महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान, अगला लिखिए, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति की वेतन, भत्तों तथा शक्तियों में कटौती नहीं की जा सकती। पहला चीज क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया यदि राष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया है तो उस समय भी क्या नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति की जो वेतन होती है, उनके भत्ते होते हैं तथा उनकी जितनी भी शक्तियां होती हैं उनमें किसी भी प्रकार का कटौती नहीं किया जा सकता। अगला चीज ये क्या है? राष्ट्रपति की वेतन, भत्तों एवं शक्तियों में कटौती नहीं किया जा सकता। और यदि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है और उस समय महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए जितने भी निर्णय हैं वो भी क्या होंगे? जितने भी निर्णय या फिर जितने भी जो भी फैसला लिए रहते हैं वो सभी फैसला क्या होते हैं? वैध होते हैं। अगला लिखिए, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा लिए गए सभी निर्णय वैध होते हैं। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान लिए गए सभी निर्णय वैध होते हैं।
तो समझ में आ रहा होगा, अगर महाभियोग की प्रक्रिया किसी राष्ट्रपति के खिलाफ लाई गई है, उस समय यदि उन्होंने कोई निर्णय लिया है या फिर कोई फैसला किया है, तो वो भी सारे जो फैसले या फिर सारे जो निर्णय हो क्या होते हैं, वैध होते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने देखा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन किस प्रकार होता है, उनकी क्या शर्तें होती है, उनकी क्या शपथ होती है, तथा उन पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लाया जा सकता है। इन सभी तथ्यों को आज की इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा है। तो देखिए, महाभियोग को भी बहुत अच्छे से समझे हम लोग, कार्यकाल को भी बहुत अच्छे से समझे हैं, निर्वाचक मंडल निर्वाचन की प्रक्रिया, सभी चीजों को एक एक करके हमने समझा है। तो राष्ट्रपति से संबंधित सारी जो बातें होती है, उन सभी चीजों को हमने एक एक करके समझने का प्रयास किया है। तो अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी क्या होते हैं एमसीक्यू होंगे, उन सभी को हम करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा जो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा, और इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किस टाइप से प्रश्न बनते हैं, उन सभी का हमारा क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल TDM क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, ताकि उन जरूरतमंदों तक हमारी ये क्लास पहुंच सके, तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जो नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।